तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों ने जो लास्ट की 3 क्लासेस देखी हैं उसमें हमने उत्तराखंड की जनजाति वगैरह का पोर्शन कवर किया। और अब जो आपकी आज की वीडियो है वो सिर्फ फैक्ट आधारित होगी, यानी आपको सिर्फ तथ्य वगैरह मैं बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन आपका फैक्ट आधारित होगा आप क्वेश्चन फॉर्म पे उसको लिखना। और कल हम 2 दिन वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस देखेंगे और संडे को आपके लिए मॉर्निंग पे एक मोटिवेशनल वीडियो आएगी। इवनिंग में आपको क्या करना है, लाइव क्विज ज्वाइन करना है 4 बजे, ठीक है। यूट्यूब पे आ जाना 4 बजे। उत्तराखंड से संबंधित विविध क्वेश्चन पूछूंगा मैं। जो क्वेश्चन नहीं आता होगा उसको नोट कर लेना, जो आता होगा तो बढ़िया बात है, ठीक है। देखिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म पे बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप क्वेश्चन फॉर्म पे लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपने लिखना है, एक लिख लीजिए, रोम्बा किसकी भाषा है, यानी रोम्बा, ठीक है। कौन सी जनजाति रोम्बा भाषा बोलती है, अगर आपसे पूछता है। आपको सीधे क्वेश्चन लिखना है, मैं इतना ही लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है। तो रोम्बा भाषा किसकी है पूछता है तो आप बता देना जाड़ लोगों की। और जाड़ कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरकाशी में भोटियाओं को जाड़ कहा जाता है, जो उत्तरकाशी का इलाका है। पहला क्वेश्चन है रोम्बा भाषा किस जनजाति से संबंधित, सिर्फ फैक्ट बताऊंगा, ठीक है। आप बता देना जाड़। दूसरा क्वेश्चन इसी में लिख लीजिए, जाड़ अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, तो ये जनक का वंशज मानते हैं। आप पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। जाड़ खुद को किसका वंशज मानते हैं, जनक का वंशज, ठीक है। यानी अपने आप को कौन सी जनजाति जनक का वंशज मानते हैं, जाड़। रोम्बा किस जनजाति जनजाति की भाषा है, तो आप लोगों का आंसर होगा जाड़, ठीक है। इसके अलावा एक 2 प्रकार के त्यौहार यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं लोहसर व सुरगैन नाम के त्यौहार। तो अगर क्वेश्चन पूछता है लोहसर व सुरगैन नाम के त्यौहार कौन मनाते हैं, लोहसर प्लस सुरगैन, लोहसर प्लस सुरगैन नाम का त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है पूछता है, आप बता देना जाड़ जनजाति। यानी लोहसर प्लस सुरगैन नाम का त्यौहार किसका है, अपने आप में ये जाड़ जनजाति का, और इसके ऊपर इंपोर्टेंट आपने करना है। एक ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, रोम्बा किसकी भाषा ये याद रखना है, जनक का वंशज कौन सी जनजाति मानती है अपने आप को, ये जाड़ मानती है। अब इसके साथ ही साथ एक खास प्रकार की प्रथा भोटिया जनजाति में पाई जाती है, उसको बोलते हैं चौपाल प्रथा। यानी जो वहाँ युवा युवती वगैरह होती है, चौपाल टाइप का बना होता है, उसकी कुछ उसमें उनका अपना ट्रेडिशनल है, सांस्कृतिक है। तो अगला क्वेश्चन लिखना है, किस जनजाति में चौपाल नाम की युवा और युवतियों के लिए चौपाल नाम की प्रथा पाई जाती है। तो क्या लिखोगे पूरा क्वेश्चन, किस जनजाति में युवा व युवतियों हेतु चौपाल प्रथा पाई जाती है, चौपाल प्रथा पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। किस जनजाति में युवा और युवतियों हेतु चौपाल प्रथा पाई जाती है, इसका आंसर होगा भोटिया जनजाति, ठीक है। पूरा क्वेश्चन, किस जनजाति में युवा और युवतियों हेतु चौपाल नाम की प्रथा पाई जाती है, आप बताओगे भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन, एक और जनजाति है कुछ मात्रा में, राठी नाम की जनजाति किस इलाके में पाई जाती है, पौड़ी के पहाड़ी इलाकों में, यानी पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। राठी नाम की जनजाति कहाँ पाई जाती है, अगर आपसे पूछते हैं तो आप बताओगे पौड़ी के पर्वतीय इलाकों में। पूरा क्वेश्चन लिखना, राठी कहाँ पाई जाती है, पौड़ी के पर्वतीय भागों में, ठीक है। अब देखना इतने हो गए। रोम्बा किसकी है, लोहसर सुरगैन को मनाता है, जनक का वंशज कौन सी जनजाति में बनती है, किसमें युवा और युवती है तो चौपाल प्रथा पाई जाती है, और राठी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये भी। अब इसके अलावा एक खास क्वेश्चन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, घर के आगे मंदिर बनाने की प्रथा थारू में है। घर के आगे जो इनका घर होगा, फ्रंट में एक मंदिर बना होता है, घर के आगे मंदिर बनाने की प्रथा किसकी है, थारू जनजाति की, ठीक है। घर के आगे मंदिर कौन सी जनजाति बनाती है, अगर आपसे पूछते हैं तो आप बता देना थारू। यानी घर के आगे मंदिर बनाने की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, थारू नाम की जनजाति में पाई जाती है। अब एक नृत्य, एक प्रकार का विवाह की एक और प्रथा है जिसको बोलते हैं बैणाठ विवाह, यानी इसको बोक्सा में पाई जाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है, क्या लिखोगे, बैठाण विवाह किसमें पाया जाता है, बोक्सा जनजाति में। किसमें पाया जाता है, बैठाण नाम का विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, अगर आपसे पूछते हैं आप बता देना, मतलब ये बोक्सा जनजाति में। लोहसर सुरगैन हो चुका है हमारा, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे इनके परिधान वगैरह होते हैं, यानी जो ये कपड़े वगैरह पहनते हैं, अब इनकी एक खास प्रकार की इनकी ड्रेसिंग होती है किसी भी जनजाति की। आप लोग देखना उनका अपना कल्चरल इम्पैक्ट वो ड्रॉप करते हैं, उनका कल्चर से संबंधित चीज़ें हैं। तो एक परिधान इनके वहाँ जो बोलता है गर्म चोगा, तो कौन सी जनजाति अपने आप में गर्म चोगा पहनती है, गर्म चोगा ये पहनती है जाड़, ठीक है। जाड़ लोग क्या पहनते हैं, एक खास परिधान होता है इनका, क्या होता है, गर्म चोगा। तो ये परिधान लिख लेना, मैंने इनकी ड्रेस से संबंधित है, ठीक है। ब्रैकेट में परिधान लिख लेना, यानी एक प्रकार की ड्रेस।
कौन सी जनजाति पहनती है अपने आप में, जाट नाम की जनजाति पहनती है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि बहुत से देवी देवताओं को ये लोग पूजते हैं, चाहे कोई भी जनजाति हो, उसमें से एक जनजाति है जो देवी हिडम्बा की भी पूजा करती है, तो उसका नाम है बोक्सा। तो अगला लिखना, देवी हिडम्बा की पूजा कौन सी जनजाति करती है, देवी हिडम्बा की पूजा कौन सी जनजाति करती है, बोक्सा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सब फैक्ट हैं आपके, कौन सी जनजाति देवी हिडम्बा की पूजा करती है। आपको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन फॉर्म पे लिखना है कि कौन सी जनजाति देवी हिडम्बा की पूजा करती है। इसका आंसर होगा सीधे सीधे बोक्सा जनजाति। अब जैसे थारू हैं, थारू अपना जो उनका फेमस चीज है वो है भवन निर्माण व चित्रकला में प्रसिद्ध हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो, भवन निर्माण प्लस चित्रकला यानी एक प्रकार का आर्ट है। ठीक है, कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है लिखना पूरा क्वेश्चन। तो थारू यानी कौन सी जनजाति अपने आप में भवन निर्माण कला व चित्रकला में जानी जाती है, तो अपने आप में थारू होगा। ठीक है, तो भवन निर्माण व चित्रकला हेतु कौन सी जनजाति अपने आप में जानी जाती है, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या होगा, थारू होगा। स्त्रियां जैसे हम लोग ये मतलब इनका अपने आप में इकोनॉमी होती है, यानी अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, तो इनके वहाँ जो स्त्रियां होती हैं, कुछ स्त्रियां दरिया दुसाले वगैरह बनाते हैं, वो किस जनजाति की स्त्रियां बनाते हैं, वो भोटिया। क्योंकि जो ऊन होता है, ऊन पालन मतलब भेड़ पालन वगैरह करते हैं, उससे जो ऊन वगैरह होते हैं उससे बहुत बढ़िया वो दरिया वगैरह बनाते हैं, दुसाले वगैरह बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखना है, किस जनजाति की महिलाएं, पूरा लिखना, किस जनजाति की महिलाएं दरिया दुसाले व कंबल निर्माण में मतलब बनाते हैं, दरिया दुसाले और कंबल। ठीक है, किस जनजाति के लोग मतलब महिलाएं इस काम को करती हैं, भोटिया। भोटिया में बहुत फेमस है दरिया दुसाले कंबल वगैरह बनाना, तो बहुत प्रसिद्ध है उन लोगों का। तो दरिया दुसाले और कंबल कौन सी जनजाति बनाती है अपने आप में, भोटिया महिलाएं बनाती हैं, यानी यहाँ की स्त्रियां बनाती हैं। अब जो हमने कहा कि राठी, राठी कहाँ पाई जाती है, पौड़ी के पर्वतीय इलाकों में। तो राठी जनजाति अपने आप में खुद को किसका वंशज मानते हैं, पविलिया का। तो अगला क्वेश्चन लिखो, राठी खुद को किसका वंशज मानते हैं, राठी खुद को किसका वंशज मानते हैं, वंशज पविलिया, यानी एक प्रकार का क्षत्रिय टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी क्षत्रिय। तो राठी खुद को किसका वंशज मानते हैं, अगर आपसे पूछता है आप बता देना पविलिया का मानते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कर देना, कौन सी जनजाति खुद को पविलिया का वंशज मानती है, तो अपने आप में राठी जनजाति मानती है। और इन राठी लोगों का एक खास प्रकार का परिधान होता है, उसको बोलते हैं त्यूखी। तो त्यूखी परिधान किससे संबंधित है, तो आप बता देना राठी। त्यूखी नाम का परिधान कौन सी जनजाति पहनती है, तो राठी। क्या हो गया भी, राठी। राठी कहाँ पाई जाती है बताया था अभी मैंने आपको, पौड़ी में। तो राठी किसका वंशज मानते हैं, पविलिया का। त्यूखी नाम का पवित्र मतलब परिधान कौन सा पहनते हैं, राठी नाम की जनजाति ये भी पहनते हैं। इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखो एक अनेक अलग परिधान आता है इनकी महिलाओं में, उसको बोलते हैं गाती। यानी गाती नाम का परिधान भी कौन सी पहनती है, राठी नामक जनजाति पहनती है। ठीक है, राठी जनजाति की महिलाएं, गाती नामक परिधान, गाती नामक परिधान कौन पहनते हैं, राठी महिलाएं, यानी राठी जनजाति की महिलाएं लिख लेना इसमें। ठीक है, राठी जनजाति की महिलाएं। अब जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से फेमस क्वेश्चन है, एक नृत्य है खास प्रकार का, उसको बोलते हैं रिंग डांस, वो कौन सी जनजाति करते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखना, प्रसिद्ध नृत्य रिंग डांस, यानी एक प्रकार का मतलब वो जो आपने थड़िया वगैरह सुना होगा रिंग गोले में बना के, उस टाइप का। ठीक है, तो प्रसिद्ध नृत्य रिंग डांस कौन करता है, अपने आप में राजी नामक जनजाति। आपको क्वेश्चन फॉर्म पे ही लिखना है, राजी नामक जनजाति क्या करती है, अपने आप में रिंग डांस करती है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर देना, क्या कर दोगे, इसको इंपोर्टेंट कर दोगे, राजी नाम की जनजाति रिंग डांस करती है। अब हमने अलग अलग समाज पढ़े, तो थारू का समाज क्या था, मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, तो थारू समाज कैसा है, यानी महिलाओं का उच्च स्थान है, उसमें महिलाओं की ज़्यादा वैल्यू है, महिलाएं उसमें प्रधान होती हैं। यानी थारू समाज कैसा लिखना हो, मात्र सत्तात्मक।
थारू का समाज कैसा है लिखना है, मात्र सत्तात्मक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और इन लोगों में एक खास प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। थारू लोगों में एक प्रकार की आखेट अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं। आखेट का मतलब एक प्रकार का शिकार से संबंधित है, यानी ये लोग पहले क्या करते थे, जंगल वगैरह जाते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, शिकार करते थे। तो एक प्रकार का शिकार समझ लीजिए जो जंगलों में इधर उधर जाके करते थे। और अभी वर्तमान समय में ये मछलियां वगैरह पकड़ने का काम करते हैं, एक प्रकार का मछलियों का शिकार करने का काम करते हैं। तो इनकी एक खास प्रकार की अर्थव्यवस्था है, उसका नाम है खाबर। तो खाबर क्या है, खाबर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि खाबर क्या है। खाबर अपने आप में थारू की अर्थव्यवस्था, थारू की आखेट अर्थव्यवस्था से संबंधित लिख लीजिए, थारू की आखेट अर्थव्यवस्था से संबंधित, यानी इसमें मत्स्य वगैरह, मछली वगैरह पालना, यानी मछलियों को मारना, इस टाइप की चीजें होती है। तो खाबर क्या है, थारू की अपने आप में एक प्रकार की आखेट अर्थव्यवस्था है इसको। अब अगला क्वेश्चन लिखना है, कौन सी जनजाति जन्माष्टमी को अठोई कहती है। कौन सी जनजाति जन्माष्टमी को अठोई कहती है, जौनसारी। यानी कौन सी जनजाति जन्माष्टमी को अठोई कहती है, आपने पूरा लिखना है, अठोई कहती है। तो अपने आप में क्या होगा, ये जौनसारी। अब देखना बाद में जब मैं ऐसी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं क्वेश्चन इसी फॉर्म पे कराऊंगा, ठीक है। आपको तुरंत क्वेश्चन लिखने हैं। बाद में उत्तराखंड जब एग्जाम नजदीक होगा आपका, तो उसके बाद लास्ट के 1 महीने 15-20 दिन 1-1 घंटे की क्लास होगी, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। यानी कौन सी जनजाति जन्माष्टमी को अठोई नाम से जानती है, आप क्या बता दोगे, जौनसारी बता देना, सीधा सीधा इसका आंसर। अब किसका गोत्र या घराना कुरी कहलाता है, अगला क्वेश्चन लिखना, क्योंकि हर उसमें गोत्र वगैरह होते हैं, किस घराने से संबंधित है। किसका गोत्र या घराना कुरी नाम से जाना जाता है, कुरी, ये किसका जाना जाता है, थारू का। किसका गोत्र या घराना कुरी नाम से जाना जाता है, थारू का जाना जाता है। और ये मत सोचना कि सर इसमें समझा नहीं रहे, मैंने पहले कहा था कि फैक्ट आधारित क्लास है, ठीक है। कौन सी जनजाति का गोत्र या घराना कुरी कहलाता है, इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, थारू का। गबेला मंदिर किस जनजाति के से संबंधित है, गबेला का मंदिर, जौनसारी। तो अगला लिखो, गबेला मंदिर किस जनजाति से संबंधित है, गबेला मंदिर किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, जौनसारी। गबेला मंदिर का संबंध किस जनजाति से पूछता है, तो इसका भी सीधे सीधा आंसर जौनसारी होगा। एक खास परिधान, इसको भी इंपोर्टेंट कर देना, उसको बोलते हैं फुयाबेल। फुयाबेल यानी कमर से नीचे पहनती हैं ये महिलाएं। तो फुयाबेल नाम का परिधान किस जनजाति से संबंधित है, अगर आपसे पूछता है, यानी कुर्ता, वो भोटिया से। फुयाबेल कुर्ता कौन पहनता है, लिख लीजिए, फुयाबेल कुर्ता किस जनजाति से संबंधित है, भोटिया। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, फुयाबेल किस जनजाति से संबंधित है पूछेगा, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो गया इसका, भोटिया। और स्त्रियां इसको पहनती है, ठीक है। फुयाबेल नाम का कुर्ता किस जनजाति की स्त्रियां पहनती है पूछेगा क्वेश्चन, तो आप बता देना भोटिया। पूरा क्वेश्चन लिखना, फुयाबेल नाम का कुर्ता किस जनजाति की स्त्रियां पहनती है, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो गया, अपने आप में भोटिया हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको खुमरी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं भी सोचता था कि आएगा कभी ना कभी। खुमरी क्या होता था, एक प्रकार की पंचायत होती थी, किसकी होती थी, अपने आप में जौनसारियों की। खुमरी पंचायत में अगर कोई मामला दर्ज करना होगा, कुछ तो उसको टैक्स वगैरह देना ही होगा मामले को लेने के लिए, क्योंकि अगर आप हमारी सुनवाई करते हो तो कुछ फीस वगैरह तो पड़ेगी। तो जो खुमरी में मामला दर्ज करने पे जो फीस पड़ती है, उस शुल्क को बोलते हैं नालस। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, खुमरी पंचायत में, ऐसी क्वेश्चन लिखना, खुमरी नामक पंचायत बताया था, ठीक है। खुमरी पंचायत में मामला दर्ज करने हेतु, यानी क्या मामला है, दर्ज करने हेतु जो शुल्क लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, नालस। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है, नालस, इसको इंपोर्टेंट कर देना। खुमरी पंचायत में मामला दर्ज करने हेतु जो शुल्क लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, नालस। ध्यान से सुनना, खुमरी पंचायत में मामला दर्ज करने हेतु जो शुल्क लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, नालस। और नालस किस जनजाति से संबंधित हुआ, तो अपने आप में ये खुमरी का पैसा है, देना है मामले के लिए, तो किससे है ना, जौनसारी से, मैंने आपको पढ़ाया। तो खुमरी में मामला दर्ज करने हेतु जो शुल्क लिया जाता है उसको नालस बोलते हैं, ठीक है। किस जनजाति में, अब जैसे चौपाल वगैरह पर था तो मैंने आपको बता ही दिया, वधु मूल्य को मालगति कहते हैं, बोक्सा। मैंने आपको बताया था ना, बोक्सा जनजाति में वधु मूल्य होता है, यानी लड़की का मूल्य लगाया जाता है, तो उसको मालगति कहते हैं। तो किस जनजाति में वधु मूल्य को मालगति कहते हैं, ठीक है, मालगति किस में कहते हैं, बोक्सा में कहते हैं। इसको भी आप लोग नोट कीजिए, किस जनजाति में वधु मूल्य को मालगति कहा जाता है, इसमें कहा जाता है बोक्सा को इंपोर्टेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन लिखना है, विलियम क्रूक ने किस जनजाति को राजपूत का वंशज माना था। विलियम क्रूक ने किस जनजातियों को राजपूत का वंशज माना था, वो भी क्या है, बोक्सा है। तो ऐसे क्वेश्चन लिखना, विलियम क्रूक ने
किस जनजाति को राजपूत का वंशज माना था, राजपूतों का वंशज, राजपूत वंशज माना था, पूरा लिखना। और उसका आंसर क्या होगा, बोक्सा होगा। ठीक है, किस विलियम क्रूक ने किस जनजाति को राजपूत वंशज माना था, बोक्सा। पूरा क्वेश्चन लिखना, विलियम क्रूक ने किस जनजाति को राजपूत का वंशज माना था, इसका भी आंसर क्या होगा, बोक्सा होगा। और शक्ति के प्रतीक के रूप में पीपल वृक्ष की पूजा भी करते हैं, इसके आगे लिखो, शक्ति के प्रतीक के रूप में पीपल की पूजा, ये भी कौन करता है, बोक्सा। शक्ति प्रतीक के रूप में पीपल वृक्ष की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा कौन सी जनजाति करती है, ये भी अपने आप में बोक्सा जनजाति से संबंधित, यानी शक्ति के प्रतीक रूप में पीपल वृक्ष की पूजा कौन सी जनजाति करती है, अगर आपसे पूछता है आप लोग बता देना, बोक्सा। और मृत्यु के बाद शव को दफनाने की प्रथा किस जनजाति में, थारू में। मृत्यु के बाद शव दफनाने की प्रथा लिखो, दफनाने की प्रथा किसमें प्रचलित है, अपने आप में थारू जनजाति में। ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए, मृत्यु के बाद शव दफनाने की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, थारू जनजाति में। ठीक है, मृत्यु के बाद शव दफनाने की प्रथा किसमें प्रचलित है, थारू में। शक्ति के प्रतीक में पीपल पूजा कौन करता है, बोक्सा। अब भोटिया मैंने आपको पढ़ाया था, भोटिया में एक चीज बताया था, चौपाल। वो जो चौपाल है उस जनजाति का रांग बांग कुड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लो, कौन सी जनजाति चौपाल को कौन सी जनजाति चौपाल को क्या कहती है, कहा मैंने अपने आप में, रांग बांग कुड़ी। ठीक है, रांग बाग कुड़ी, राग बाग कुड़ी कहती है भोटिया। ठीक है, क्या लिखोगे, भोटिया लिखोगे। इसको आप लोग जल्दी से क्या करेंगे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, फिर इसके आगे के फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए आगे को आप लोग ने लिखना है, रडगा नामक गौनुमा वस्त्र कौन सी जाति पहनती है, जनजाति। रडगा नामक गाउन नुमा, यानी गाउन होता है ना, गाउन नुमा वस्त्र कौन सी जनजाति बनी, यानी रडगा नामक गाउन नुमा वस्त्र किस जनजाति में फेमस है, पूछता है आपसे, तो सौका। और सौका कौन होते हैं, एक प्रकार की भोटिया। ठीक है, उसी की वो है, सौका जनजाति में रडगा नामक गाउन नुमा वस्त्र पहनने की प्रथा है सौका में। इसके अलावा लोकगीत एक जंगू चलता है, वो किस जनजाति में प्रसिद्ध है, मतलब जौनसार क्षेत्र में। लोकगीत जंगू का संबंध, लोकगीत जंगू का संबंध जौनसार से संबंधित है। ठीक है, जौनसार भाबर, जौनसार से संबंधित है। तो लोकगीत जंगू का संबंध किससे है, अपने आप में एक प्रकार से जौनसार से। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, उसमें क्या है, पूर्वी सौखा जो वर्ग है वो एक प्रकार का क्या मनाता है, व्यापार में सुरक्षा व समृद्धि के लिए एक प्रकार के देवता की पूजा करता है। उस देवता का नाम है अपना गबला देवता। तो अगला लिखो, पूर्वी सौखा वर्ग, यानी जो पिथौरागढ़ धारचूला वगैरह में सौखा यानी भोटिया पाए जाते हैं, पूर्वी सौखा वर्ग द्वारा व्यापार में सुख व समृद्धि हेतु, व्यापार में सुख व समृद्धि हेतु, ठीक है, सुख व समृद्धि हेतु किस देवता की पूजा की जाती है। तो इसमें पूरा लिखना, पूर्वी सौका वर्ग द्वारा व्यापार में सुख व समृद्धि हेतु किस देवता की पूजा की जाती है, उसका नाम होगा गबला देवता। क्या लिखोगे, गबला देव, पूरा ऐसे ही लिखना है। ठीक है, गबला देव के द्वारा ये क्या की जाती है, इसकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, मिट्टी वगैरह से, गोबर वगैरह से दीवारों को पुताई करने की प्रथा देखी होगी आपने, अभी भी पहाड़ी इलाकों में होते हैं। तो उसको पुताई करके रंगीन चित्र किस जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं, उसको बोला जाता है बोक्सा के द्वारा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, दीवारों पर, पूरा लिखना, दीवारों पर मिट्टी प्लस गोबर से, दीवारों पर मिट्टी प्लस गोबर से पुताई कर कौन सी जनजाति रंगीन पक्षियों के चित्र बनाती है, कौन सी जनजाति रंगीन पक्षियों के चित्र बनाती है, रंगीन पक्षियों के चित्र बनाती है, लिखना है। ठीक है, रंगीन पक्षियों के चित्र बनाती है, तो अपने आप में बोक्सा है। क्या लिखोगे इसको, बोक्सा। यानी कौन सी जनजाति मिट्टी प्लस गोबर से दीवारों पर पुताई कर रंगीन पक्षियों के चित्र बनाती है, उसका आंसर अपने आप में क्या हो जाएगा, बोक्सा आ जाएगा। दिखनौरी विवाह की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, थारू। दिखनौरी प्रथा, दिखनौरी विवाह प्रथा, दिखनौरी विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, पूछते हैं। आप लोग सीधे सीधे बताना, दिखनौरी किस में पाई जाती है, थारू में पाई जाती है। अब ये तो बेसिक फैक्ट थे, मतलब ये फैक्ट आप लोगों को आने ही चाहिए।
कुछ जौनसार भाबर से संबंधित एक आध फैक्ट और हैं। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा चौलीथात, यानी चौलीथात में वीर केसरी चंद की याद में एक मेला लगता है। वीर केसरी चंद को 3 मई शायद 1949 के आसपास फांसी हुई थी, बलिदान उन्होंने दिया था। तो उनके जन्मदिन पे, यानी वीर केसरी का जो जन्मदिन है उस पे चौलीथाल में क्या लगता है, एक प्रकार का मेला लगता है। तो आपने क्वेश्चन क्या लिखना है, चौलीथाल में मेला कब लगता है, मतलब वीर केसरी की याद में। चौलीथाल में मेला किसकी याद में लगता है, मेला किसकी याद में लगता है, किसकी याद में, 1945 से संबंध में, मतलब उनकी क्या हुई थी, बलिदान दिया था उनने, ठीक है, उनको फांसी हुई थी। तो जौनसार भाबर के चौलीथाल में मेला किसकी याद में लगता है, बहुत फेमस है वो, वीर केसरी चंद, वीर केसरी चंद्र, ठीक है। वीर केसरी चंद की याद में कहाँ मेला लगता है, चौलीथाल में मेला लगता है। और ये अपने आप में जौनसार भाबर कब लगता है, 3 मई को, 3 मई, ठीक है। और इनको फांसी हुई थी 1945 के आसपास। तो ये चौलीथाल में मेला किसकी याद में लगता है, वीर केसरी चंद, कब लगता है, 3 मई को लगता है। ये क्वेश्चन भी जौनसार भाबर से है, इसलिए कह रहा हूँ। इसी जौनसार भाबर का प्रथम कवि भी पूछ सकता है आपसे, कौन था। तो अगला क्वेश्चन लिखना है, जौनसार भाबर के प्रथम कवि कौन थे, यानी जो जौनसार का इलाका बताया था, यहाँ के प्रथम कवि थे पंडित शिवराम। कौन थे, पंडित शिवराम। और इन्हीं पंडित शिवराम की एक बहुत फेमस कृति है जिसका नाम है वीर केसरी। क्या है, वीर केसरी। तो अगर आपसे पूछता है वीर केसरी किसकी कृति है, आप बता देना पंडित शिवराम की। ये क्या है, एक प्रकार की इनकी रचना है, ठीक है। तो पंडित शिवराम की कौन सी रचना है, वीर केसरी। पंडित शिवराम कौन है, प्रथम कवि, कहाँ के, जौनसार भाबर के। तो वीर केसरी चंद की याद में कब मेला लगता है, 3 मई में। ये भी कहाँ से संबंधित थे, जौनसार भाबर से। तो पूरा लिखना है आपने। यहाँ के प्रथम कवि कौन थे, जौनसार भाबर के, पंडित शिवराम। वीर केसरी किसकी कृति है, पंडित शिवराम की कृति है, ठीक है। और इनके संगीत का जनक बोला जाता है नंदलाल भारती को, यानी जौनसार भाबर में संगीत का जनक लिखो, जौनसार भाबर में संगीत का जनक, ये है अपने आप में नंदलाल भारती, नंदलाल भारती। जौनसार भाबर के संगीत के क्या है, जनक हैं नंदलाल भारती। ये भी अपने आप में आपको याद रखना है। अब देखना लास्ट के 2 फैक्ट बताता हूं। न्याय हेतु, यानी न्याय पंचायत हेतु एक खास जनजाति है, उसमें 4-5 लोग बैठते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, उसके बाद वाद विवाद तर्क वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं मध्य पंचगण, ठीक है। तो अगला लिखो, न्याय प्रथा हेतु, न्याय हेतु मध्य पंचगण किस जनजाति में पाए जाते हैं, यानी पंचगण मतलब 5 लोग हैं, मध वगैरह पी के, यानी हल्का फुल्का उसमें मदिरा का सेवन करके वाद विवाद करके न्याय करते हैं, ठीक है। तो किस में पाया जाता है, थारू में। तो इस क्वेश्चन को भी इंपोर्टेंट कर देना। न्याय हेतु मध्य पंचगण थारू में पाया जाता है। मैंने आपको बताया भी था न्याय की प्रथा क्या होती है इसमें। अब देखिए, जो मैंने इसमें मेंबर बताए थे इनकी न्याय में, इसमें 3 बताए थे, और कहीं कहीं किताबों में मेरे को 4 भी दिखा था। तो ब्रैकेट में उसके 4 कर देना, जहां आपने 3 लिखा था। ध्यान से सुनना, जहां थारू में 3 लिखा था, परीक्षावाणी वगैरह देखोगे उसमें 3 ही दिया है, कहीं कहीं आपको 4 भी दिख सकता है। तो अगर वो डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछेगा तो ये जो 4 लोग हैं, 4 लोग कौन कौन से होते हैं, उसमें आप लिखना, एक को चौधरी लिखना है आपको, एक को इसके अलावा इसके सहायता के लिए बड़धेर होता है, बाकी वही होते हैं, ठीक है। चौधरी, ये 4 कौन कौन से थे वही ऐड करना जहां थारू वाला था, ठीक है। जहां थारू वाला था उसमें ऐसा कहीं देख रहा था मैं, चौधरी दिया है, चौधरी के को महतो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौधरी को महतो के 4 मेंबर। इसके अलावा इसकी सहायता के लिए एक और मेंबर होता है, उसको बोलते हैं बड़धेर। क्या बोलते हैं उसको, बड़धेर। बाकी वही जो आम जनमानस वगैरह, जो चौकीदार वगैरह लिखा रखा था वो भी था। तो हो सकता है कि इसमें एक मेंबर कहीं कहीं ना कहीं एक नई किताब में आगे पीछे होगा। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कितने मेंबर होते हैं, या तो पूछेगा कितने न्याय हेतु मध्य पंचगण कहाँ पाए जाते हैं, थारू में। और या क्वेश्चन सीधे पूछेगा इनकी न्याय पंचायत का सर्वश्रेष्ठ कौन होता है। तो जैसा ऑप्शन होगा, जो चौधरी था वही प्रधान होता है इनका, ठीक है, मेन। तो ये था आप लोगों का जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह, ठीक है। अब एक बात हल्की सी सुन लेना मेरी, उसके बाद इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। 2 मिनट की बात है। देखो, बहुत से लोग अभी भी ये पूछ रहे हैं, सर तैयारी लग रहा है, दिन में पढ़ रहे हैं, रात को भूल जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ तैयारी नहीं हो रही है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि हर किसी को ये लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन रात को भूल जा रहे हैं। सिर्फ आपके साथ ही ये दिक्कत नहीं है। हम लोग इस टाइम का फायदा उठाएंगे, जो आपका पेपर हल्का
पोस्टपोन हुआ है, जो पीछे गया है, इसका हमने फ़ायदा उठाना है। बहुत से लोग कमेंट वगैरह करते हैं, सर कंप्यूटर पहले पढ़ा दीजिए, सर इकोनॉमी पढ़ा दीजिए, सर पॉलिटी पढ़ा दीजिए। मुझे अपने हिसाब से चलने दीजिए, आपका हित ही मैं सोचूंगा, आपका अहित नहीं सोचूंगा। फ़ायदा आपको ही होगा। जो करा रहा हूँ, जैसे करा रहा हूँ वैसे कीजिए, जो डायरेक्शन देता हूँ उसको फॉलो कीजिए। उत्तराखंड तो आपकी ऐसे स्ट्रांग हो जाएगी फैक्ट आधारित, जो मैं संडे को क्विज कराऊंगा 4 बजे से, आप उसको अटेंड जरूर करना। जो क्वेश्चन नहीं आता होगा आप उसको नोट करना, और मैं रैंडम क्वेश्चन उससे पूछता रहूंगा। आपको फैक्ट आधारित जो क्वेश्चन होंगे वहां आपको लगभग 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में पूछूंगा। जो आपको नहीं आता होगा उसको आप लोग नोट करना, ठीक है। बाकी बातें होती रहेंगी। कल आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास आएगी, 2 क्लासेज उसकी हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक अगले सेशन में। थैंक यू, ठीक है।